हाय स्टूडेंट्स एंड जैसे कि इस वीडियो में आज हम देखेंगे प्रोसीजर्स के बारे में। जो प्रोसीजर्स ये एक मैनेजमेंट का प्लानिंग में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो प्रोसीजर होता है बेसिकली ये इसमें हम जो कोई भी काम जो करते हैं उसको करने के क्या तरीके होते हैं, क्या वे होता है, क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है, वो इसमें हम जो है डिसाइड करते हैं। हम इस तरह से जो है प्रोसीजर्स को बनाते हैं। जैसे कि हम कंपनी की प्लानिंग करते हैं तो कंपनी की प्लानिंग के लिए एक प्लानर को बजट की ज़रूरत होती है कि कंपनी का क्या बजट है, क्या कैपेसिटी है कंपनी की, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कंपनी के रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करते हैं। और इसी तरह से प्रोसीजर भी प्लानिंग को करने में हेल्प करता है। जैसा कि हम पहला ये जो स्टेप हैं इससे हमें पता चलेगा कि प्रोसीजर बेसिकली होता क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड व्हाट इज़ जो फैक्टर हैं जो प्रोसीजर को, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ प्रोसीजर इफ़ेक्टिव हमारा होना चाहिए। वो कौन से पॉइंट हैं जो डिसाइड करते हैं प्रोसीजर्स की इफ़ेक्टिवनेस को। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम दो क्लैरिटी करेंगे। फर्स्ट प्रोसीजर के बारे में कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली प्रोसीजर, प्रोसीजर वास्तव में है क्या। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इट इज़ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने के एक सीक्वेंस होते हैं। एक कि सबसे पहले हम स्टेप ए करेंगे, उसके बाद स्टेप बी करेंगे, उसके बाद स्टेप सी करेंगे, स्टेप डी करेंगे, स्टेप ई करेंगे। इस तरह से हमें स्टेप ए से स्टेप ई तक हम जाते हैं। ये प्रोसीजर में हम जो है ये चीज़ें देखते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, बेसिकली क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक शर्ट बना रहे हैं, तो शर्ट बनाने के लिए जो क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस होगा उसमें सबसे पहले हम कपड़ा लेंगे, कपड़े को कटिंग करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 हम कपड़ा लेंगे जो हमें कट करना है। सेकंड स्टेप हम कटिंग करेंगे। थर्ड स्टेप हम उसको स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम उसमें बटन लगाएंगे। और फिर फिफ्थ स्टेप में हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, क्या वो शर्ट सही बनी है, क्या उसमें कोई धागा तो नहीं निकल रहा है। एक्स्ट्रा धागा जो होगा वो हम उसे कट करेंगे, बटन चेक करेंगे। तो ये हमारे सारे कंट्रोलिंग में आएंगे। कंट्रोलिंग के बाद हम पैकिंग करेंगे और पैकिंग करने के बाद हम उसको जो है डिस्पैच करेंगे। ये सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसमें ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं कि पहले सिलाई कर लें, उसके बाद कपड़ा दे देते स्टिचर को डायरेक्टली और पहले कपड़े से स्टिच करा लेते हैं, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। सिंपली अगर हम कहें, जैसे हम घर में भी अगर जैसे सब्ज़ी बनाते हैं तो सबसे पहले सब्ज़ी को धोते हैं, फिर उसके बाद हम उसे कट करते हैं और उसके बाद हम उसको कुक या फ्राई करते हैं। तो स्टेप है, ऐसा तो नहीं है ना सबसे पहले हम सब्ज़ी को लाए और सीधे हमने उसको जो है यूटेंसिल्स में, जैसे कुकर में या कढ़ाई में डाल दिया बनने के लिए, उसके बाद हम सब्ज़ी को धोएंगे और फिर काट के फिर खाएंगे। ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए जो प्रोसीजर बनाया जाता है कि इसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को हम डिसाइड करते हैं कि पहला कौन सा स्टेप करेंगे, फिर दूसरा कौन सा स्टेप करेंगे, फिर तीसरा स्टेप हमारा कौन सा होगा, चौथा स्टेप कौन सा होगा। इस तरह से हम इसमें स्टेप डिसाइड करते हैं। इसीलिए हम इसको जो है प्रोसीजर को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इट हेल्प्स टू अचीव कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड मेकिंग पॉलिसीज़।
ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में और पॉलिसी को बनाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है और कैसे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं? प्रोसीजर में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे क्या सीक्वेंस होंगे ऑपरेशन के, और अगर हमें मालूम चल जाएगा कि हमें मंथ में 10,000 शर्ट्स हमें मैन्युफैक्चर करनी है, और हमारी जो फर्म की जो कैपेसिटी है, जो फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है पर डे, हम सिर्फ 100 शर्ट ही बना सकते हैं, सिर्फ 100 शर्ट ही बना सकते हैं। लेकिन और हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया है 10,000 शर्ट बनाने का, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हमें अपनी जो फैक्ट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, मैन पावर को बढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी हमें लगानी होंगी, सेटअप करनी होंगी, ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोसीजर में मालूम चल जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीजर बनाते हैं और अपनी फर्म की कैपेसिटी को, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर लेते हैं। इसी तरह से मेकिंग पॉलिसीज़ भी पॉलिसी बनाने में मदद करता है। अगर एक बार हमें पता चल गया कि हमारी फर्म की क्या कैपेसिटी है, क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी फर्म की पॉलिसी बना सकते हैं। इट हेल्प्स टू कंप्लीट वर्क इन द पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। देखिए, जब भी हमें कभी कोई ऑर्डर मिलता है बायर से, मैं पर्टिकुलरली मैनेजमेंट कंसर्न से बात कर रहा हूँ, जैसे कि कोई फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री को एक ऑर्डर जब मिलता है तो उसका एक टाइम फ्रेम लिमिट होता है कि अगर आपने, जैसे हमें कोई फैक्ट्री है उसको ऑर्डर मिला 10,000 शर्ट बनाने का, तो उसको एक टाइम लिमिट भी मिलेगा कि 10,000 शर्ट आपको 2 महीने में बनानी है या 3 महीने में बनानी है। ऐसा नहीं है कि 10,000 शर्ट का ऑर्डर मिल गया तो वो पूरी साल में बनाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक टाइम, लिमिटेड टाइम होता है कि उसने लिमिटेड टाइम में उस ऑर्डर को पूरा करना होता है। अब उसके लिए जैसे हमें पता चल गया कि हमें 10,000 शर्ट का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर हमें एक ही महीने में पूरा करना है, और हमारी जो फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 5,000 शर्ट बनाने की है। तो जो अगली जो 5,000 शर्ट जो हमें बनानी है, अब कंपनी को ऑर्डर मिला है, कंपनी चाहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएं और प्रॉफिट अर्न करें। हर फैक्ट्री और हर बिज़नेस का यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट करना। तो इसके लिए वो 5,000 शर्ट तो अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही 5,000 शर्ट बनाने की है एक महीने में। जो 5,000 जो ऑर्डर जो बचेंगी उसको हो सकता है वो बाहर किसी दूसरी फैक्ट्री से जॉब वर्क पर या पीस रेट पर वहाँ से मैन्युफैक्चर करा सकती हैं, या ओवर टाइम में करा सकती है, या कुछ एक्स्ट्रा वर्कर और बढ़ा के बना सकती है। तो इस तरह से वो जो कंपनी जो है अपने ऑर्डर को लिमिटेड टाइम फ्रेम में पूरा करेगी, क्योंकि उसको प्रोसीजर मालूम है। इट हेल्प्स टू मेक एनी गुड्स। देखो, कोई भी गुड्स जब स्टार्टिंग में जब हम बनाते हैं ना, बहुत टफ होती है। कोई भी डिज़ाइन, जैसे कोई शर्ट का डिज़ाइन है या कोई ट्राउज़र है या कोई लेडीज़ वेयर है, तो उसका जो डिज़ाइन होता है ना, उसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जो कारीगर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको पहले डिज़ाइन को समझना होता है कि हमें कौन सा पार्ट पहले स्टिच करना है, उसके बाद कौन सा पार्ट स्टिच करना है, सिलाई करना है, या पहले हमें कौन सा बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं एक शर्ट को बनाने के लिए। अगर हम गारमेंट्स फैक्ट्री की बात करते हैं तो उसमें ये हम पहले ही प्रोसीजर बना लेते हैं कि हाँ, पहले हमें इस पार्ट को सिलाई करेंगे। जैसे कि अगर हम शर्ट बनाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हो सकता है हम जो बाजू को जो शोल्डर से अटैच करेंगे, सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम जो है उसमें स्टेप उसको नोट कर लेते हैं एक पेपर पे प्रोसीजर के अंदर। तो इससे क्या होता है, जब हमारे पास सारे स्टेप्स होते हैं यहाँ पे शर्ट बनाने के लिए, कि पहले स्टेप में हमें कटिंग करना है, हमें बाजू को शोल्डर से सिलाई करना है, उसके बाद हमें बटन लगाने हैं, और उसके बाद हमें काज करना है। तो जब हमारे पास सारे स्टेप्स हो जाएंगे लिखे हुए, तो हमें काम करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी।
हम उसको जो हमारे जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है हम उसे फॉलो करते हुए चले जाएंगे और फाइनल स्टेज पे हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड गेन मोर प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, जब हमारे पास सारे सीक्वेंस होंगे, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होगी वर्कर्स के बीच में। वर्कर्स को पता है हाँ ये कंपोनेंट कट होके आना है, अब मुझे शोल्डर से मेरे को बाजू को सिलाई करना है, उसके बाद इसमें यहाँ पर मुझे शर्ट का जो किनारा है उसको फोल्ड करना है और मुझे बटन लगाने हैं, काज करने हैं। उसके बाद ये दूसरे पर्सन के पास जाएगा ये लॉट, वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा धागे कट किए जाएंगे या कोई लोगो अटैच किया जाएगा। या पैकिंग में भी जैसे कि हम चेक करते हैं, पैकिंग में जब जैसे हम कोई शर्ट खरीदते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि बहुत सारे मटेरियल उसमें लगे होते हैं पैकिंग के। कोई लोगो लगा होता है, 2-3 तरह के लोगो लगे होते हैं, साइज़ स्टिकर लगा होता है। तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो लिखित में होते हैं, तो उससे जो है ना काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। वर्कर के बीच में एम्बिग्यूटी नहीं होती है, वर्कर को ही पता होता है हाँ ये स्टेप पूरा हो गया, हमें नेक्स्ट स्टेप पे दीजिए जो लॉट है। क्योंकि जो फैक्ट्री में जो काम होता है वो सीक्वेंस में होता है, काफ़ी वर्कर्स काम करते हैं, जब 500 वर्कर्स, 1000 वर्कर्स, 2000 वर्कर्स तक फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो और जैसा नहीं है कि जैसे एक दुकान में या एक कारीगर या 2 कारीगर जैसे मिलकर काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर एक चेन सिस्टम से काम होता है। तो वहाँ पर प्रोसीजर का जो इम्पोर्टेंस होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब जब सभी को अपना अपना काम पता होता है तो उससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं बिना बार बार पूछे कि अब क्या करना है। क्या उनको पता है कि हाँ ये ऑपरेशन पूरा हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हमें ये फॉलो करना है। तो इससे कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंपनी को ज़्यादा माल बनता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। इट मेक्स ईजी एनी डिफ़िकल्ट टास्क। जैसे कि मैंने बताया, अगर हम प्रोसीजर में सारे सीक्वेंस डिसाइड कर लेंगे पहले ही, प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही, और जो भी डिफ़िकल्टी को हम प्रोसीजर में ही सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम प्रोडक्शन करेंगे उस चीज़ का तो वो काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्या होता है, किसी हर काम को आसान बना देता है प्रोसीजर। फिर हमारे पास 7th स्टेप है, प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, वेदर टॉप लेवल और लोअर लेवल, बट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसीजर इज़ मोर एट लोअर और ऑपरेशनल लेवल। प्रोसीजर जैसे कि चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो या लोअर मैनेजमेंट हो, दोनों में ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो ऑपरेशनल लेवल पर होता है, जहाँ पर बेसिकली काम किया जाता है। टॉप लेवल में हमारे जैसे कंपनी के सीईओ आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, ये हमारे टॉप लेवल के लोग होते हैं। या जब सपोज कीजिए जो टॉप लेवल कंपनी के सीईओ हैं, जो कंपनी के जो सीईओ हैं उनको जैसे कि फैक्ट्री, उनकी एक फैक्ट्री है शर्ट बनाने की, जो शर्ट बना रही है, अब उनका काम है कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना और डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग का जो उनका जो है मेन रोल होता है कि कौन सी मशीन उन्हें परचेज करनी है, कितना ऑर्डर उन्हें लेना है, कितना और कहाँ से उनको एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करना है। तो वो हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनका जो है कॉम्पिटेंसी, उनको हर डिपार्टमेंट की ओवरऑल बाहरी तौर पर जानकारी होती है। अगर उनसे जैसे कहा जाएगा कि जैसे प्रॉफिट अर्निंग की बात है, वो ये डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए। अगर उनसे कहें कि ये शर्ट है और इसके ऑपरेशन बताइए, शर्ट को किस तरह से बनाना है, तो वो ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो ऑपरेशन में फुली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनका काम है वो हर डिपार्टमेंट को ओवरलुक करते हैं। अब लेकिन जो लोअर लेवल का जो सुपरवाइज़र है, आप उसको शर्ट का डिज़ाइन दिखाएंगे, वो तुरंत बता देगा कि किसमें इतना धागा लगेगा, इसमें इतने बटन लगेंगे, इसके लिए इतने कारीगर की ज़रूरत होगी, इतनी सीजर की ज़रूरत होगी, इतनी कैंची चाहिए होंगी और इतनी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि वो 100% उसका जो है वर्क जो है शर्ट का जो है जैसे कि बनवाना है, सुपरविज़न करना है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में जैसे कि हमारे सुपरवाइजर्स, डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइज़र होते हैं वो इसमें आते हैं। तो अब यहाँ पे इसीलिए जो प्रोसीजर्स में जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनका रोल कम होता है, लोअर लेवल का ज़्यादा होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि टॉप लेवल का बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो उसी को ही ध्यान में रख के बनाई जाती हैं।
अब सपोज कीजिए किसी अब कंपनी चाहती है, कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहता है कि हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है, जो हमारी कंपनी की जो सेल है नेक्स्ट ईयर तक, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस होनी चाहिए, और 10 लाख रुपीस के लिए हमको 10,000 शर्ट पर मंथ बनानी होगी। लेकिन वो 10,000 शर्ट किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, कितनी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, कितना धागा चाहिए होगा, कितना कपड़ा चाहिए होगा, ये सारी जानकारी लोअर मैनेजमेंट उन्हें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, टॉप लेवल के लिए भी, लोअर लेवल के लिए भी। बट इसका जो है लोअर लेवल पे और या ऑपरेशन लेवल पे जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे ऑपरेशन होता है फैक्ट्री में, जैसे कि स्टिचिंग है या सिलाई है, तो वहाँ पे इसका रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर है इट डिसाइड्स कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब काम करने का तरीका, कैसे उसको शर्ट को बनाना है। या जैसे कि सपोज कीजिए हमें 1000 शर्ट का ऑर्डर मिला, और हमारी जो, अब हमारे पास दो तरीके हैं कपड़े को कटिंग करने के लिए। हम मशीनरी से भी कटिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कुछ कंप्यूटराइज मशीन से भी कटिंग कर सकते हैं, और मैनुअल भी कटिंग कर सकते हैं सीजर से। और हम जानते हैं कि अगर हम मशीन से करते हैं तो इसमें हमारा टाइम सेव होगा, टाइम बचेगा, इसमें हमारे वर्कर्स भी कम होंगे। और अगर हम मैनुअली करते हैं तो इसमें जो है हमारा टाइम बढ़ेगा, और जो है वर्कर्स भी हमारे ज़्यादा लगेंगे। और तो इसमें क्या है, हमें पता है कि हमारे पास इस काम को करने के दोनों तरीके हैं। तो इसमें हमें सिर्फ यही डिसाइड करना होता है कि हमें कपड़ा जो है मशीन से कटिंग करना है या हमें मैनुअली करना है। इसमें हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम हमें पर्टिकुलरली किस वे से करना है। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट डिस्क्राइब्स सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विच मेक easy for workers and reduce time and helps in training process. It describes, ये डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं किसी भी जैसे गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या उसके ऑपरेशन होंगे, पहला कौन सा ऑपरेशन होगा, कौन सा दूसरा होगा, कौन सा तीसरा होगा, कौन सा चौथा होगा, सब सीक्वेंस होते हैं। तो इससे हमें आसानी हो जाती है वर्कर को, जैसा कि मैंने बताया वो फटाफट अपना काम कर सकते हैं कि हाँ ये वर्कर ने पहले फर्स्ट वर्कर ने ये वर्क कर दिया है, तो सेकंड वर्कर को पता है कि उसे अभी अब क्या करना है, उसे किसी पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे दूसरा क्या ऑपरेशन कौन सा करना है। वो सब डिफाइंड है प्रोसीजर में कि पहला स्टेप कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। उसके अकॉर्डिंगली जो है लाइन में वर्कर्स को बिठा देते हैं। पहले नंबर जैसे कि फर्स्ट वर्कर ने फर्स्ट सीक्वेंस पूरा किया तो वो लॉट सेकंड वर्कर के पास चला जाएगा, सेकंड वर्कर उस वर्क को पूरा करेगा, फिर वो थर्ड वर्कर के पास चला जाएगा। इस तरह से वर्क पूरा चेन सिस्टम में हो जाएगा, जिसे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। इससे टाइम बचेगा क्योंकि वर्कर को बार बार जो है किससे पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या काम करना है, अब क्या करना है। वो खाली नहीं बैठेंगे, आइडियल नहीं रहेंगे, उन्हें तुरंत पता चलता रहेगा कि हाँ ये ऑपरेशन हो गया, वो अपना काम करते रहेंगे। हेल्प्स इन ट्रेनिंग प्रोसेस, ये ट्रेनिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है क्योंकि जैसे कि कोई वर्कर है और आपने उसको बटन का अटैचमेंट बता दिया, या बटन जो मशीन से भी लगते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, अगर आप रोज़ एक ही काम को कर रहा है तो वो जो है ट्रेंड हो जाता है उसको, और परफेक्टली भी काम करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग प्रोसेस, ये ट्रेनिंग प्रोसेस में भी मदद करता है। लास्ट स्टेप है हमारे पास, इट हेल्प्स इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हेल्प करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। जैसे कि जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है, जब ये प्रोसीजर्स को जो डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें बता दिया जाता है कि कौन सा काम जो है कौन पर्सन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको अथॉरिटी दी दी जाती है। अब सपोज कीजिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए कई कंपनी होती हैं, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि अभी हम एक ही एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक के बारे में,
हमारा मेन फोकस जो टॉपिक है उसकी क्लैरिटी देना है। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक शर्ट होती है, उसको उसके लिए कई सारे डिपार्टमेंट है, कटिंग डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, जैसे एसेसरीज अटैचमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर बटन लगते हैं, कोई पर्टिकुलर लोगो लगता है। जैसे कि हम जींस पहनते हैं ना, जींस के बैक साइड में जहाँ पर लूप लगी होती है, बेल्ट जिसमें हम टाई करते हैं लूप में, वहाँ पर एक स्टिकर लगा होता है बैक साइड में, जैसे लेदर का स्टिकर भी होता है जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, जिस ब्रांड की वो जैसे कि ट्राउज़र है, जींस होती है। तो जैसे इसी तरह से शर्ट को बनाने के भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कौन सा डिपार्टमेंट कौन पर्सन देखेगा, उसका सुपरवाइज़र कौन होगा, उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज कौन होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फिक्स कर दी जाती है। और उसको क्या क्या अथॉरिटी मिलेगी, उसे क्या क्या पावर मिलेगी, जिससे कि वो डिपार्टमेंट को स्मूथली चला सके। अगर जैसे कोई वर्कर है, उसको जो काम दिया, अगर वो वर्कर टाइमली पूरा नहीं कर रहा है, उस काम को नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या एक्शन ले सकता है, वो सारी चीज़ें हम प्रोसीजर में डिसाइड कर लेते हैं। ये अब तक जो था, ये अभी प्रोसीजर के बारे में बताया गया था कि प्रोसीजर बेसिकली है क्या। ये जैसे कि मैंने एक बार मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसे कि प्रोसीजर प्लानिंग में हेल्प करता है, और जैसे कि अदर फैक्टर होते हैं प्लानिंग को बनाने के लिए। बजटिंग है, बजट होता है, बजट से हम प्लानिंग करते हैं, और बजट की हेल्प से अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी के पास कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाते हैं। अगर ऐसे ही हमें प्रोसीजर पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर शर्ट या प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी, किस तरह से हम इसे कम से कम समय में बना सकते हैं, तो इससे हमारा जो है काम फास्ट हो जाएगा। तो इसी को प्रोसीजर कहते हैं। और बाकी जैसे कि मैंने आपको ये सारे पॉइंट जैसे डिस्क्राइब किए थे, ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी बनाने में मदद करता है। और इससे अगर हमें प्रोसीजर पता है तो हम लिमिटेड टाइम में बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि हमें टाइम पता चल जाता है पहले से ही। और इसकी मदद से हम कोई भी कितना से मुश्किल प्रोडक्ट हो उसको बना सकते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कम प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब हम कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएगी तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इट मेक्स डिफ़िकल्ट टास्क, कोई भी अगर मुश्किल डिज़ाइन आता है, अगर हमारे पास उसका प्रोसीजर मालूम है हमें कैसे बनाना है, तो सिंपल सी बात है, वो आसान हो जाएगा। और ये हर डिपार्टमेंट के लिए प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर लेवल के मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। और इसमें जो है हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेते हैं, और इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम डिसाइड कर लेते हैं प्रोडक्ट के बनाने से पहले। और ट्रेनिंग में भी इसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल बार बार एक ही काम को करता है तो उसको ट्रेंड हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, साथ में क्वालिटी भी बढ़ती है। इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या अथॉरिटी रहेगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एक सुपरवाइज़र की या एक इंचार्ज की। तो प्रोसीजर जो है इस तरह से ये सब चीज़ें प्रोसीजर में इंक्लूड होती हैं। अब एक अच्छे प्रोसीजर के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है एक अच्छा प्रोसीजर, जिससे कि एक प्रोसीजर अच्छा बने। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि ये एग्ज़ाम जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखा गया है, और जैसे कि कोई नेट अगर प्रिपरेशन है वहाँ पर भी ये एग्ज़ाम आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोसीजर से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि ये एक इसेंशियल होता है कि हाँ, अगर आप प्लानर हैं और प्रोसीजर बना रहे हैं किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड में, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें होंगी जिससे कि आपका जो प्रोसीजर है वो अच्छा बने, बेस्ट प्रोसीजर बने, जिससे कि आप कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें आसानी से। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, नीड्स एंड वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप सपोज कीजिए ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीजर बनाना होगा। अगर जैसे हम बात करें कंपनी का, अगर हम 10,000 शर्ट बनाना चाहते हैं पर मंथ, तो हमें जो प्रोसीजर होगा वो 10,000 शर्ट के लिए ही बनाना होगा, ना कि 5,000 शर्ट के लिए बनाएंगे। अगर हम 5,000 शर्ट के लिए बनाएंगे तो हमारी जो प्रोसीजर है वो अधूरा रह जाएगा और हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 5,000 शर्ट को बनाने के लिए सपोज कीजिए हमें टाइम कम लग रहा है, और 10,000 शर्ट बनाने के लिए हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर होंगे। हम माल को बाहर से जॉब रेट पर या पीस रेट पर बनवाएंगे, या ओवर टाइम में उस ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कराएंगे, शिफ्ट में काम कराएंगे।
तो हमें ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली ही अपने प्रोसीजर को बनाना होगा। अगर हम प्रोसीजर को अगर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे तो हमारा जो है वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम में, और हमारी जो है कंपनी को नुकसान होगा। सेम पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी होती हैं, प्रोसीजर में डिसाइड की जाती हैं कि वर्कर को कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कितनी शिफ्ट में वर्कर्स काम करेंगे, कितने वर्कर काम करेंगे, और ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ में डिसाइड होती हैं। नीड्स, कंपनी की नीड क्या है। कंपनी को जैसे 10,000 का ऑर्डर मिला तो हो सकता है फर्स्ट वीक उसको 3,000 ऑर्डर उसको जो है डिस्पैच करना होगा, बायर को भेजना होगा कंसाइनमेंट 3,000 शर्ट का। तो उसको ये देखना होगा कि 3,000 शर्ट में कौन सा कलर पहले चाहिए, कौन सा डिज़ाइन वो पहले चाहिए, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली उसको जो है प्रोसीजर को डिसाइड करना होगा। वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेम वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी का जो काम है उसके मुताबिक प्रोसीजर को बनाना होगा। अब ये नहीं है कि शर्ट बना रहे हैं और शर्ट की फैक्ट्री है और हम अभी शर्ट का ऑर्डर हमें मिला है और हम जो है ट्राउज़र के लिए प्लानिंग का प्रोसीजर बना रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होगा, जो भी वर्क है, जो आर्टिकल आपको जो मिला है, जो डिज़ाइन जो मिला है, उसमें कितने ऑपरेशन है, कितने सीक्वेंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर बनाएंगे। इट्स शुड बी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई प्रोसीजर बना दिया, वो फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोसीजर बना दिया, लेकिन जब आपने उसको प्रोसीजर को जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र ने अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया। हो सकता है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, क्वालिटी अच्छी ना बने, तो इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो प्रोसीजर जो डिसाइड किया जाता है वो फिक्स होना चाहिए और वो हर डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। इट शुड बी वेल बैलेंस्ड, जो एकदम इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, आई वुड लाइक टू करेक्ट इट। इट शुड बी वेल बैलेंस्ड। बैलेंस होता है ना, बैलेंस्ड, तो जो प्रोसीजर है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। नीचे इट शुड बी प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वेल बैलेंस्ड भी होना चाहिए और प्रैक्टिकली भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सपोज कीजिए एक वर्कर एक दिन के अंदर 500 शर्ट पीस कट कर सकता है, 800 शर्ट का मटेरियल वो कट कर सकता है, और आपने उससे कहा कि आपके पास ऑर्डर ज़्यादा था और आप नहीं चाहते हैं कि ओवर टाइम में काम करवाएं, तो आपने उससे कहा कि आप जो है 1000 शर्ट कटिंग कीजिए। तो उससे क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा वर्कर के माइंड में। तो आपके कहने से हो सकता है स्ट्रिक्टली वो आज आपको 1000 शर्ट पीस कट के दे दे, होता है नेक्स्ट डे वो छुट्टी कर ले। तो इससे क्या होता है कि कंपनी के अंदर एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो प्रोसीजर है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए कि हाँ ये वर्कर है और ये इतना काम कर सकता है और इसकी ये कैपेसिटी है, हम इस मशीनरी पे इतना, ये कोई मशीनरी है, हम इस मशीनरी पर इतना वर्क कर सकते हैं, इतने पीस या कोई बटन अटैच कर सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा काम करेंगे तो हो सकता है मशीनरी फेल हो जाए, मशीनरी ब्रेक डाउन भी हो सकती है। तो एक वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकली सेम प्रैक्टिकली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सपोज कीजिए अब हमारी फैक्ट्री के अंदर अगर अब हमारी फैक्ट्री के अंदर 100 वर्कर्स काम करते हैं, सपोज करते हैं, और 100 में हम ये मान के चलते हैं कि 100 वर्कर्स रोज़ आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 100 वर्कर्स रोज़ आएँ, हो सकता है किसी दिन 90 वर्कर्स ही हमारी कंपनी में हैं, या 80 ही वर्कर्स ही कंपनी में पहुँचें, या 85 पहुँचें, या हो सकता है कभी 100 के 100 भी आ जाए। तो हमको जो है ना प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी इसके लिए। हमें ये नहीं मानना है कि हमारी कंपनी में अगर 100 वर्कर्स काम करते हैं तो रोज़ 100 ही आएंगे। हो सकता है सभी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो कभी 99 भी आ सकते हैं, कभी 98 भी आ सकते हैं, कभी 90 भी आएंगे, कभी 80 भी आएंगे। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होता है प्रोसीजर बनाने के लिए। इट शुड बी कंसिडर्ड ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ वर्क। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स जो होते हैं काम करने के, कई सारे तरीके होते हैं। काम हाथ से भी हो सकता है, वही काम मशीन से भी हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये काम जो है दोनों तरीक़ों से हो सकता है कई बार मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम उस काम को हाथ से भी कर सकते हैं। तो लेकिन इसको हमें प्रोसीजर में शामिल करना चाहिए कि हाँ ये काम हम जो है हाथ से भी कर सकते हैं।
जो 6 पॉइंट है हमारे पास, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हमारे पास जो कंपनी में जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक ही हमें प्रोसीजर बनाना होगा। जैसे मान के चलिए कि हमारी कंपनी में 100 वर्कर्स हैं, तो हमें 100 वर्कर्स को ध्यान में रख के ही प्रोसीजर बनाना होगा। या हमारे पास अगर 10 मशीन है, सिलाई की जो 10 मशीनें हैं, स्टिचिंग मशीन, तो उन 10 सिलाई की मशीन को ध्यान में ही रख के प्रोसीजर हमें डिज़ाइन करना होगा कि हम 10 मशीनों से कितना आउटपुट ले सकते हैं। क्योंकि हम जो प्रोसीजर बनाएंगे, जितना माल हम बना सकते हैं, कितने सीक्वेंस होंगे, वो मशीन और वर्कर पर डिपेंड करेंगे। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट शुड बी चेक टाइम टू टाइम। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रोसीजर बना दिया लाइफ टाइम चलेगा। आपको जो है ये आपको बार बार रिव्यू करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और आपको जो है जब भी आर्टिकल चेंज होगा कंपनी के अंदर या कोई प्रोसीजर आपने बनाया वो सक्सेस नहीं हुआ, आपको 3rd या 4th डे आपको मालूम चल गया कि हाँ ये जो प्रोसीजर है इसमें ये कमी है, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस एट इट शुड बी चेक्ड टाइम टू टाइम। फिर है नेक्स्ट, इट शुड बी इन रिटन एंड प्रिसाइज। ये रिटन में होगा प्रोसीजर, वर्बली नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपोज कीजिए प्रोसीजर में कोई कमी रही है जिसके कारण कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसके लिए जो पर्सन उसको फॉलो कर रहा है, चाहे मैनेजर है, चाहे इंचार्ज है या सुपरवाइज़र है, जो पर्सन उसको फॉलो कर रहा है उस प्रोसीजर को, उसकी तो उसमें कोई गलती नहीं है। उसको जो प्रोसीजर मिला उसने वो फॉलो किया। तो अगर जिसने प्रोसीजर बनाया है कल को डिनाई कर देता है कि ये मेरी गलती नहीं, अगर वर्बली होगा तो वो वहाँ पर एम्बिग्यूटी क्रिएट हो सकती है। इसलिए प्रोसीजर रिटन में होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, सभी लोगों को आसानी से समझ में भी आना चाहिए। प्रोसीजर मस्ट इंटीग्रेट ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो प्रोसीजर होता है सिर्फ एक एक्टिविटी को ध्यान में नहीं रख के बनाना चाहिए, ये सभी एक्टिविटियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि और वो सारी एक्टिविटी आपस में जो है एक दूसरे मतलब इंटीग्रेट रहें। ऐसा नहीं हो कि जैसे कि अगर हम शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट बनाने के लिए हमें कटिंग भी करना है और स्टिचिंग भी करना है और उसके बाद उसमें बटन भी लगाने हैं, बटन को भी अटैच करना है, कोई लोगो है लोगो को भी अटैच करना है, पैकेजिंग भी करनी है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमने स्टिचिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो हमने सारे स्टिचिंग पर हमने ज़्यादा वर्कर्स बिठा दिए, कटिंग में हमने कम वर्कर्स लगाए। जब कटिंग कम होगा तो ऑब्वियसली बात है जो सिलाई करने वाले जो स्टिचर हैं उनको माल नहीं मिल पाएगा, वो खाली बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आपस में जो है हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसको ध्यान में रख के ही प्रोसीजर बनाया जाता है, जिससे कि सभी डिपार्टमेंट आपस में इकट्ठे रहें और स्मूथ फ्लो हो डिपार्टमेंट के बीच में और कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो आसानी से अचीव हो सके। आई थिंक आपको ये वीडियो जो प्रोसीजर्स के जो इम्पोर्टेंस है और प्रोसीजर व्हाट इज़ द एग्जैक्टली प्रोसीजर और उसको एक अच्छे प्रोसीजर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किस तरह से बनाया जाता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो को बनाने में अगर कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपसे अगर आप कोई माइंड में कोई अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं किसी पॉइंट पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो है शेयर करें, मैं उसका जो है रिप्लाई करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कृपया मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।